Welcome back to my channel. So this is Forensic Educator. I hope you all are well and good. So let's start the video. तो आज हम पढ़ेंगे एक केस स्टडी. अब इस केस स्टडी में क्या कवर होगा? इस केस स्टडी में अब तक हमने जितने भी कंसेप्ट मेथड पढ़े हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के, वो सब कवर होगा. बेसिकली उनको किस तरह से एप्लीकेशन में लाया जाए, किस तरह से यूज किया जाता है एक्चुअल क्राइम सीन्स में, वो सब इस केस स्टडी से समझेंगे. सो गाइज, अगर आपको डिटेल में कोई भी टॉपिक पढ़ना है इस वीडियो का, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में और ब्रीफली एक्सप्लेन किया है. तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन सभी को चेक कर सकते हैं कुछ भी डिटेल में समझने के लिए. अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू के साथ एप्लीकेशंस को समझ रहे हैं उन सभी मेथड्स की. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले हम सिनेरियो पढ़ते हैं. हमारे केस का सिनेरियो क्या है? अ फेमस डिजिटल आर्टिस्ट माया इज फाउंड अनरिस्पॉन्सिव इन हर होम ऑफिस. द डोर वॉज लॉक्ड फ्रॉम द इनसाइड. तो जो एक फेमस डिजिटल आर्टिस्ट है जिसका नाम माया है, वो अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में अपने घर वाले ऑफिस में पाई जाती है और जो कमरा होता है वो अंदर से लॉक्ड होता है. सो हम एक बार क्राइम सीन देख लेते हैं कैसा लगता है. तो जैसे ही वहाँ पे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अराइव करते हैं, तो क्राइम सीन कुछ इस तरीके का लग रहा था, राइट. तो जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, उन्होंने बैरिकेड कर दिया है क्राइम सीन को. तो एक स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप को पढ़ते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अराइवल होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का, और वो फॉलो करता है द 7S को, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. तो 7S का जो फर्स्ट स्टेप 1 है वो क्या था? वो था सिक्योर द सीन. तो ऑफिसर राज आते हैं, वो अडेप्ट मेथड को यूज करते हैं और जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन है उसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले वो क्राइम सीन पर आके डेड बॉडी देखते हैं जो कि माया की होती है. वो पल्स को एक बार चेक करते हैं, क्योंकि हमारा जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का सबसे बेसिक रूल यही है कि एविडेंस से ज़्यादा किसी की लाइफ ज़रूरी है. तो अगर वहाँ पे कोई भी पर्सन जिसको मेडिकल असिस्टेंस की नीड है, तो उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी. रादर वो विक्टिम है, वो कल्प्रिट है, वो सस्पेक्ट है, वो कोई भी है, तो सबसे पहले मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी. तो मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, उसके लिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफिसर राज हैं, वो माया की पल्स को देखते हैं कि कहीं वो जिंदा तो नहीं है. तो वो चेक करते हैं, तो जो माया थी वो डेड थी. देन इमीजिएटली वो रूम को टेप से जोन कर देते हैं. और क्यों करते हैं? ताकि बैरिकेड कर दें रूम को और कोई ट्रेसपासर अंदर ना आ पाए. देन व्हाट इज द स्टेप 2? स्टेप 2 था सेपरेट विटनेस. वो जितने भी विटनेस होते हैं उन सबको सेपरेट कर देते हैं. तो जो विटनेस है वो कौन कौन था? वो था जो हाउसकीपर था वो, और उनकी एक नेबर, माया की नेबर और माया का हाउसकीपर वर द विटनेसेस. तो उन दोनों को सेपरेट रूम्स में सेपरेट कर दिया जाता है ताकि वो आपस में स्टोरी को शेयर ना करे और एक दूसरे की जो टेस्टिमनीज हैं इस स्टोरी शेयरिंग के चक्कर में इन्फ्लुएंस ना हो जाए और हमें ओरिजिनल फॉर्म में टेस्टिमनी मिल जाए. देन वी विल टॉक अबाउट गोल्डन आवर. तो गोल्डन आवर हमने पिछली वीडियोस में देखा है, जैसा पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, अच्छे से समझा था हमने गोल्डन आवर को, कि जो फर्स्ट 60 मिनट्स होती हैं किसी भी क्राइम की, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं. उस जो फर्स्ट 60 मिनट है उसमें कोई भी क्राइम सीन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है. तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि जो फर्स्ट 60 मिनट्स हैं उसके अंदर ही हमारी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, ताकि कोई भी चीज़ उस टाइम तक, क्योंकि फर्स्ट 60 मिनट्स के अंदर लेस चांस होता है कंटेमिनेशन के. सो गाइज, गोल्डन आवर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि राज नोट करता है थर्मोस्टेट इज सेट टू 18 डिग्री सेल्सियस एंड कॉफी ऑन द डेस्क इज स्टिल ल्यूक वार्म. कि जो थर्मोस्टेट है वो 18 डिग्री सेल्सियस पे है और जो कॉफी है वो अभी तक ल्यूक वार्म है. तो ये टाइम सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन हैं और इस तरह के एविडेंसेस को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट एविडेंस. तो ट्रांजिएंट एविडेंस में क्या क्या आता है? टेम्परेचर, वेदर या फिर कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल होती है, वो सब आता है ट्रांजिएंट एविडेंस में. ठीक है. तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले बैरिकेड किया. सो दिस इज बैरिकेडिंग. देन दिस इज विटनेस सेपरेशन एंड दिस इज द ट्रांजिएंट एविडेंसेस. तो हमें ट्रांजिएंट एविडेंसेस मिले, हमने उनको नोट कर लिया. अब इस क्राइम सीन को मैंने बार बार इसीलिए ऐड किया है ताकि आप धीरे धीरे अच्छे से एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझ पाएं. ये रही वो कॉफ़ी जो कि ल्यूक वार्म है, और यहीं पर थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है जिसके अंदर टेम्परेचर मैंशनड था. मूविंग टू द नेक्स्ट. अब हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट. और डॉक्यूमेंटेशन के 3 पिलर्स के बारे में हमने पढ़ा था, विच वर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड स्केचिंग. तो सबसे पहले स्टेप 3 और स्टेप 4 की बात करते हैं. स्टेप 3 और स्टेप 4 में क्या था? स्कैन एंड सी. कि अच्छे से क्राइम सीन को देखो. और देखने में का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम है वो क्राइम सीन पर अराइव करती है. वो ओवरव्यू फोटोज लेते हैं रूम की, मिड रेंज फोटोज लेते हैं ब्रोकन ग्लास की, और क्लोजअप फोटोज लेते हैं सस्पिशियस वाइट पाउडर की जो कि कीबोर्ड पे प्रेजेंट था. कीबोर्ड किसका? लैपटॉप का, जो कि हम विजिबली क्राइम सीन में देख सकते हैं. एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर क्राइम सीन में इन सभी चीज़ों को देखेंगे.
अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो मेथड्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप 5 में, ट्रायंगुलेशन और रेक्टेंगुलर, जबकि यहाँ पर क्राइम सीन के अंदर हमने पोलर कोऑर्डिनेट मेथड को भी यूज़ किया है। तो ट्रायंगुलेशन स्केच हम करते हैं एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए फॉलन चेयर का, कि जो गिरी हुई चेयर थी उसका एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए हमने ट्रायंगुलेशन स्केचिंग की। हम ट्रायंगुलेशन स्केचिंग में जनरली क्या करते हैं, जैसा हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है, ट्रायंगुलेशन स्केचिंग करने के लिए हम दो पॉइंट्स लेते हैं रूम के, और वो जो पॉइंट्स हैं वो फिक्स पॉइंट्स हैं, और एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एविडेंस, और फिर हम करते हैं रेक्टेंगुलर स्केचिंग। रेक्टेंगुलर स्केचिंग कर रहे हैं हम स्मार्टफोन के लिए जो कि डेस्क पे प्रेजेंट है, और पोलर कोऑर्डिनेट मेथड हम यूज करेंगे बॉडी, डेड बॉडी के लिए। डेड बॉडी के रिस्पेक्ट में हम एविडेंसेस को देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट मेथड में, क्योंकि कोई पोल वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, पर जिन केसेस में डेड बॉडी हमें मिलती है तो हम जनरली डेड बॉडी को यूज करते हैं एज द सेंटर। तो गाइस डिफरेंट डिफरेंट मेथड की जो ये फोटोग्राफी या फिर स्केचिंग टेक्निक्स है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में मेंशन की है, तो डीपली इनको समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फोटोग्राफी और स्केचिंग, और अब हम इसके बारे में क्राइम सीन्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्राइम सीन है, इसकी हमने ओवरव्यू, मिड रेंज और हर तरह की फोटोग्राफी कर ली है, ठीक है। तो हम फोटोग्राफी के बाद स्केचिंग कहाँ कहाँ की, सबसे पहले ये डेड बॉडी के अराउंड। डेड बॉडी के अराउंड हमने पोलर कोऑर्डिनेट मेथड को यूज़ किया है। हमने डेड बॉडी को अपना सेंटर मानकर उससे जितने भी एविडेंसेस पास में थे उन सब का मेजर ले लिया है, डिस्टेंस ले लिया है, एंगल ले लिया है। देन वी हैव डिड द ट्रायंगुलेशन मेथड। यहाँ पर हमने जो ब्रोकन चेयर है इसके लिए सबसे सुटेबल मेथड था ट्रायंगुलेशन मेथड, तो हमने यहाँ पर ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करके स्केचिंग की है। फिर आता है हमारा रेक्टेंगुलर मेथड। आप थर्ड सर्कल से अच्छे से समझ सकते हैं कि रेक्टेंगुलर मेथड में हमने क्या किया है। हमने जो हमारा स्मार्टफोन था उसके लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स को ले लिया। रेक्टेंगुलर मेथड में हम जनरली दो जगह से ही डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो हमने यहाँ पे दो जगह से, दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस को मेजर कर लिया है अपने फ़ोन के लिए, स्मार्टफोन के लिए। सो गाइस इससे हम समझ सकते हैं कि किस किस पॉइंट पे हमने स्केचिंग की है, और एक क्राइम सीन में कंपल्शन नहीं होता कि आपको एक ही टाइप का स्केचिंग फॉलो करना है। अलग अलग एविडेंसेस के लिए, अलग अलग क्राइम सीन्स के लिए अलग अलग स्केचिंग मेथड यूज सकते हैं। एक क्राइम सीन पे मल्टीपल स्केचिंग मेथड यूज हो सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट है हमारा द सिस्टमैटिक सर्च। इसमें हम सिस्टमैटिक सर्च मेथड्स को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्राइम सीन पे बहुत अलग अलग जगह पे एविडेंसेस है, तो हमने यहाँ पर सिस्टमैटिक सर्च करी, ग्रिड मेथड यूज़ करा। तो स्टेप 6 है सर्च। बिकॉज द स्टूडियो इज क्लटर्ड विद आर्ट सप्लाईज द टीम यूजेज अ ग्रिड सर्च पैटर्न। क्योंकि स्टूडियो क्लटर्ड था आर्ट सप्लाईज से, तो टीम यूज़ करती है ग्रिड सर्च मेथड को। ग्रिड सर्च मेथड में क्या होता है, हमें इमेजिन करना है कि रूम एक ग्रिड है, जैसे 4 जोन्स बन गए हैं हमारी ग्रिड के। तो अब एक एक जोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड, जो भी उस रूम के लिए, उस जगह के लिए, उस डिफाइंड लोकेशन के लिए जो भी मेथड सुटेबल थे, मैंने वो मेथड यूज कर लिए। यहाँ पे मैंने स्पाइरल और व्हील सर्च यूज करा है, आप कोई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूम, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द एविडेंसेस। तो अब हमें ग्रिड सर्च मेथड से जब हमने सर्चिंग की, जो टीम ने सर्चिंग की, उसमें उन्हें क्या मिला, उन्हें मिला दे फाइंड अ सिंगल हेयर ऑन द विंडो सील। जो विंडो सील थी वहां पे उन्हें सिंगल हेयर मिला विच इज अ ट्रेस एविडेंस, और एक स्मज फिंगरप्रिंट मिला विंडो लैच के ऊपर विच इज द इम्प्रेशन एविडेंस। तो गाइस क्राइम सीन पर ये जो रेड सर्कल से मैंने सर्कल किया है, इसको देखिए, ये है आपका स्मज फिंगरप्रिंट, एंड देन दिस इज आवर हेयर एविडेंस विच इज द ट्रेस एविडेंस। देन गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव एविडेंस आइडेंटिफिकेशन एंड कलेक्शन। अब हम एविडेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और कलेक्ट करेंगे, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का। तो गाइस सबसे पहले एविडेंस आइडेंटिफिकेशन और कलेक्शन में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एविडेंस में विच वॉज ब्लड, और हमें ब्लड मिला वेट फॉर्म में। तो एक स्मॉल ब्लड ड्रॉप मिली थी फ्लोर के ऊपर, उसको हमने कॉटन स्वॉब से स्वॉब किया और उसके बाद एयर ड्राई किया स्वॉब को, और फिर स्वॉब को पेपर एनवेलप में या फिर स्वॉब कंटेनर में हमने रख दिया। अब गाइस ये हम अपनी एविडेंस कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन वाली वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि किस रीज़न से हमने एयर ड्राई किया, किस रीज़न से हमने पेपर एनवेलप का यूज़ किया और हमने प्लास्टिक एनवेलप का यूज़ नहीं किया। तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं अच्छे से एविडेंस कलेक्शन और प्रिजर्वेशन को समझने के लिए। देन देयर इज डिजिटल एविडेंस। सो डिजिटल एविडेंस में हमें लैपटॉप मिला जो कि ऑन था, और जब भी हम जानते हैं, ये हमने प्रिजर्वेशन और कलेक्शन वाली वीडियो में अच्छे से सीखा था कि जब भी कोई डिजिटल एविडेंस हमें ऑन कंडीशन में मिलेगा तो हम उसे ऑन ही रहने देंगे, ऑफ कंडीशन में मिलेगा तो ऑफ ही रहने देंगे पैकेजिंग के पहले। तो क्योंकि माया का लैपटॉप ऑन था, तो जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन टीम है
उसने डॉक्यूमेंट किया माया के लैपटॉप की स्क्रीन को और उसके बाद उसे प्लेस कर दिया फराडे बैग में, ताकि रिमोट वाइपिंग ना हो पाए। क्यों? क्योंकि जो फराडे बैग है वो हर तरह के नेटवर्क को और सिग्नल को अच्छे से ब्लॉक कर देता है। उसके बाद जो टीम है उन्होंने प्रिपेयर करी एक सेक्शन 63 BSA सर्टिफिकेट डेटा के लिए। गाइज, ये जो सिल्वर पाउच आपको दिख रहा है, दिस इज द फराडे बैग। सो देन वी हैव चेन ऑफ कस्टडी। सो गाइज, अब चेन ऑफ कस्टडी के बारे में पढ़ते हैं। एवरी आइटम इज सील्ड विद टेम्पर एविडेंट टेप, साइंड एंड लॉक्ड। हर आइटम को अच्छे से सील किया जाता है, टेम्पर एविडेंट टेप से उसको कवर कर दिया जाता है ताकि कोई उसे खोल ना पाए। उसके बाद हर आइटम को साइन कर दिया जाता है और लॉक कर दिया जाता है एक पेपर के ऊपर। चेन ऑफ कस्टडी इज जनरली द डॉक्यूमेंट जहाँ पे हर एविडेंस के बारे में लॉक किया जाता है कि किसने उस एविडेंस को टच किया, किस किसके कॉन्टैक्ट में वो एविडेंस आया है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये रही वो ब्लड ड्रॉप जिसके बारे में हमने बात करी है, द वेट बायोलॉजिकल एविडेंस। और लैपटॉप तो आपको क्लियरली टेबल पे दिख ही रहा था। देन वी हैव क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। तो हमने क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन को वीडियोज में अच्छे से पीछे पढ़ा है। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन की एक प्रॉपर वीडियो है पीछे। अगर आपको टॉपिक को अच्छे से समझना है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो। जैसा कि मैंने कहा, इसमें हम सिर्फ ओवरव्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी केस स्टडी की हेल्प से। तो इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है हम वो देखते हैं। सबसे पहले है ब्लड स्टेन एनालिसिस। तो सबसे पहले क्या हुआ है, ब्लड स्टेन का एनालिसिस हुआ है। और ब्लड स्टेन जैसी चीज़ें जिनसे हमें मोशन का पता चलता है, जैसे ब्लड स्टेन है या फिर गन शॉट्स हैं, इनसे हमें मोशन का पता चलता है। इस तरह के एविडेंसेस क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन को और इजी बना देते हैं। नाउ वी विल फर्स्टली टॉक अबाउट ब्लड स्टेन एनालिसिस। तो ब्लड स्टेन एनालिसिस में क्या हुआ, द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व ए पैसिव ड्रॉप नेक्स्ट टू माया। हमने पीछे देखा कि माया के साइड में एक पैसिव ड्रॉप मिलती है, बट अ हाई वेलोसिटी स्पैटर, बट उसके ऊपर एक हाई वेलोसिटी स्पैटर मिलता है वॉल के ऊपर। तो हमने कैसे पहचाना ये जो स्पैटर है ये हाई वेलोसिटी स्पैटर है? हमने ऐसे पहचाना कि जितना प्रोजेक्टाइल से या जिस भी चीज़ से माया को मारा गया उसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा एक तो एकदम माइन्यूट ड्रॉप्स होंगी ब्लड की। हमने स्पैटर को हाई वेलोसिटी, मिड वेलोसिटी या फिर लो वेलोसिटी में कैसे कंपेयर किया है कि अगर हाई वेलोसिटी था ना स्पैटर, तो जो ड्रॉप्स होंगी एक तो बहुत दूर दूर होंगी, ठीक है। जो ड्रॉप्स होंगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफ़ी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं और बहुत दूर दूर गई हुई हैं। सो दिस शो कि जो अटैक था वो बहुत हाई वेलोसिटी वाले वेपन से किया गया था, जैसे कि बुलेट यानी कि गन शॉट। यानी कि गन शॉट में हमें ज़्यादातर हाई वेलोसिटी स्पैटर मिलता है देखने को, राइट। और क्योंकि जो ब्लड स्टेन में जो ड्रॉप्स हैं बहुत दूर दूर गई हैं, और दूसरी बात जो ब्लड है वो एक ही जगह एक्यूमुलेट नहीं हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो स्पैटर का बॉर्डर है, ये जो स्पैटर है इसका जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे बहुत छोटी छोटी ब्लड की ड्रॉप्स हैं। सो दिस आइडेंटिफाई कि ये जो स्पैटर है ये हाई वेलोसिटी स्पैटर है। क्या क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, ये छोटी छोटी ब्लड की ड्रॉप्स और इनका जहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेटेड है इस एरिया से कितना दूर है। इससे हमें पता चलता है कि जो स्पैटर है वो हाई वेलोसिटी स्पैटर है, मिड वेलोसिटी है या लो वेलोसिटी स्पैटर है। अगर यहाँ पे बस एक जगह पे अक्यूमुलेट होता ब्लड और ये जो छोटी छोटी ड्रॉप्स है ज़्यादा दूर तक नहीं गई होती, और ये जो ड्रॉप्स हैं ये इतनी छोटी भी नहीं होती, ये इतनी माइन्यूट भी नहीं होती, तो हम इससे समझते कि ये लो वेलोसिटी स्पैटर है। अब रिकंस्ट्रक्शन कैसे करा, ट्राइंगुलेशन का यूज़ करके रिकंस्ट्रक्शन किया गया। उन्होंने डिटरमाइन किया कि जो ब्लड है वो एक हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट से आया है। वाइल माया वो सिटिंग एट हर डेस्क, की माया अपने डेस्क पर बैठी थी, वो खड़ी नहीं थी। और सिर्फ हमने एक ही चीज़ से ये चीज़ कंफर्म नहीं की कि माया जो है वो अपने डेस्क पे बैठी थी। मे बी आप लोग सोचे कि वो तो खड़ी भी हो सकती थी, बट इसको हम क्राइम सीन में अच्छे से समझेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी हमें क्यों कंसीडर कर रहे हैं कि माया वहाँ पे उस टाइम पे बैठी हुई थी, खड़ी नहीं थी। और ये जो ब्लड है ये एक इम्पैक्ट के कारण आया है वहाँ पर, और ये जो इम्पैक्ट था ये हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट था। देन व्हाट इज़ द ट्विस्ट, ट्विस्ट ये है कि जो विंडो लैच है उस पर हमें मार्क्स दिख रहे हैं फोर्स फ्रॉम द आउटसाइड, की टूल मार्क का एविडेंस हमें वहाँ पे मिला है, हमें वहाँ पे टूल मार्क्स दिख रहे हैं। और ये जो टूल मार्क्स हैं ये बाहर की तरफ से बने हुए हैं। सो दिस शो कि जो कोई तो अंदर आया था वो भी टूल्स से विंडो को तोड़कर, कॉन्ट्राडिक्टिंग द लॉक डोर सुसाइड थ्योरी। तो यही चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है लॉक डोर सुसाइड थ्योरी को, क्योंकि हमें विंडोज़ पर टूल मार्क के निशान मिले हैं। अब एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये विंडो लैच है, इस पे अंदर की तरफ कोई निशान नहीं है, बट बाहर की तरफ इस पे निशान है, वो भी टूल मार्क के, जिससे हम समझ सकते हैं किसी ने तो अंदर एंट्री लेने की कोशिश की थी। और फिर ये ब्लड स्पैटर है। इस ब्लड स्पैटर को आप ध्यान से देखेंगे तो एक जगह तो ब्लड एक्यूमुलेट है,
सेंटर में ब्लड एक्यूमुलेट है और उसके सराउंडिंग में जो ड्रॉप्स हैं एक तो बहुत ही माइन्यूट हैं और दूसरा बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि बहुत ही हाई वेलोसिटी अटैक इस पर हुआ था माया के ऊपर, और ये इस तरह का अटैक जनरली गन शॉट से किया गया है। सो इट इज़ जनरली अ गन शॉट ऑन माया। बाकी सिर्फ इस चीज़ से हम इसको गन शॉट कंसिडर नहीं कर सकते। माया के सिर पे जो चोट है, मतलब गन शॉट अगर हमें पहचानना है क्योंकि डेड बॉडी तो हमें यहीं पे मिल रही है, तो गन शॉट को कंसिडर करने के लिए हमें माया के ऊपर माया की बॉडी के अंदर बुलेट वगैरह भी मिल सकती है फर्दर एनालिसिस में। और ट्रायंगुलेशन का यूज़ करके हमने किस तरह से पता किया, क्योंकि जो चेयर है वो जिस पोजीशन में हमें मिली है और जो इम्पैक्ट है वो आप देखें तो अगर माया की हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम इम्पैक्ट को देखें, अगर माया खड़ी होती, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जैसा हम समझ पा रहे हैं सीन को देखकर कि जो माया है उसके सिर पे ही चोट लगी होगी, और अगर माया खड़ी होती तो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग विंडो के सेंटर के साइड में वॉल के ऊपर स्पैटर आना चाहिए था। बट क्योंकि माया बैठी हुई थी इसीलिए जो स्पैटर है वो इतना नीचे आया, क्योंकि माया की हाइट के अकॉर्डिंग अगर उसका सिर इतना ऊपर है तो विंडो के साइड में जो वॉल है वहां पर आना चाहिए था स्पैटर, बट जो स्पैटर है वो बहुत नीचे आया है, विंडो सील के साइड में आया है। दिस इज हाउ वी कैन कंक्लूड कि ये जो ये कोई सुसाइड नहीं था, ये एक मर्डर था, क्योंकि जनरली जब भी कोई पर्सन खुद को शॉट करता है तो इतना हाई वेलोसिटी इम्पैक्ट आना बहुत मुश्किल है। और बाहर जो हमें टूल मार्क्स के निशान मिले हैं वो भी एक प्रूफ है, और उसके अलावा इस रूम की और क्राइम सीन की कंडीशन से भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। देन व्हाट इज द लीगल कंक्लूजन ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू BSS 2023। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। सबसे पहले द एक्सपर्ट टेस्टिमनी, जो लीड इन्वेस्टिगेटर है वो एक फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करता है। फिर BSS सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग द नेबर्स इमीडिएट शाउट ऑफ आई सो अ शैडो ऑन द बैल्कनी इज एडमिटेड एज डायरेक्ट एविडेंस, कि नेबर ने एकदम से चिल्लाया था जब उसने देखा था कि आई शो अ शैडो ऑन द बालकनी, कि उसने बालकनी में एक शैडो देखी है, उसको एक डायरेक्ट एविडेंस माना जाता है। क्योंकि अगर उसने बालकनी में कोई शैडो देखी है तो इसका मतलब कोई तो प्रेजेंट था, और हमें विंडो के ऊपर भी टूल मार्क्स के निशान मिले हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं कि कोई तो सेकंड पर्सन था वहाँ माया के अलावा। द रिजल्ट between the individual characteristics of the fingerprint and the digital metadata showing a login from an unknown IP at the time of death। इसका रिजल्ट क्या निकला है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें फिंगरप्रिंट की मिली उसके और डिजिटल मेटा डेटा से हमें पता चला कि कोई अननोन लॉगिन हुआ है अननोन आईपी पर डेथ, माया की डेथ के टाइम पे। सो दिस इज हाउ द साइलेंट स्टूडियो केस इज सॉल्व्ड। सो गाइज यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेरीज इफ़ यू हैव एनी। और मैंने लिटरली इस वाली वीडियो पे बहुत मेहनत की है, ये केस स्टडी को बनाना, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्राइम सीन को क्रिएट करना। मतलब आई नो आई यूज जेमिनी टू क्रिएट दिस क्राइम सीन, बट स्टिल बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रॉम्प्ट वगैरह चूज़ करने पड़ते हैं, तब जाके हमें इस तरह का एक सीन मिलता है। उसके बाद उस सीन को अच्छे से एक्सप्लेन करना, अपने अकॉर्डिंग उस सीन को समझाना, इट वॉज रियली वेरी डिफिकल्ट। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, share, comment and support me and subscribe me. Thank you so much for viewing. Bye bye.